कनेक्शन में आज हम बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के नतीजों और बिजनेस आउटलुक के बारे में। साथ ही बात करेंगे आगे ग्रोथ को लेकर कंपनी की आखिर क्या योजना है। इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन मैनेजमेंट से बात करने से पहले जान लेते हैं आखिर कंपनी का कारोबार कितना फैला हुआ है। तो आपको बता दें, यहाँ पर 1979 में ओमानिया मैन्युफैक्चरर के तौर पर कंपनी ने शुरुआत की थी। भारत में फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में से एक नाम शुमार है। कंपनी का पोर्टफोलियो में देखा जाए इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बल्क और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स शामिल हैं। फार्मिंग सोल्यूशन, टेक्निकल ओमानिया नाइट्रेट भी पोर्टफोलियो में शामिल है। तलोजा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पानीपत, हरियाणा, गुजरात में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ दीपक फर्टिलाइजर्स के सीएफओ अमिताभ भार्गव जुड़ गए हैं। भार्गव जी, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। वॉल्यूम्स पर सवाल पूछना चाहूँगी, जहां पर गिरावट आती हुई दिखाई दी है आईपीए और टीएन बिजनेसेस में। आउटलुक आने वाली तिमाहियों के लिए किस तरह से पैन आउट हो रहा है? डिमांड अगर माइनिंग के लिहाज से हम देखें तो पीक आउट होती हुई दिखाई दे रही है। इंफ्रा सेगमेंट चौथी तिमाही को लेकर किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है? देखिए, Q3 में क्या हुआ था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन कोल सेक्टर था उसमें डिमांड पिकअप में थोड़ा टाइम लगा। Q2 मॉनसून के बाद नॉर्मली Q3 में डिमांड पिकअप होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिले था। Q4 हमेशा से एक पीक क्वार्टर रहा है हमारे लिए, बहुत नाइट्रिक एसिड और टैन के लिए। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि Q4 में डिमांड यहाँ से पिकअप होगा। पर्टिकुलरली इंफ्रा सेगमेंट में, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने भी बजट में अनाउंसमेंट किए हैं Q4 में और आने वाले क्वार्टर्स में, हमें लगता है कि टैन में सिग्निफिकेंट डिमांड आएगी। और नाइट्रिक एसिड टैन में भी जाता है, और नाइट्रिक एसिड के जो बाकी सेगमेंट्स हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में compete कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स से। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि नाइट्रिक एसिड में भी डिमांड बहुत अच्छी रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में। भार्गव जी, यहाँ पर अमोनिया प्लांट एक्सपेंशन कमीशंस के अगर बारे में मैं समझना चाहूँ तो आप समझाइश कैसे दे सकते हैं? Q1 FY24 के लिहाज से मैं समझना चाह रही हूँ, इससे आपकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 5x तक बढ़ जाएगी। रेवेन्यू स्ट्रीम, मार्जिन प्रोफाइल को लेकर किस तरह से इजाफा होगा? देखिए, रेवेन्यू गिवन दैट ये जो अमोनिया है वो हम खुद अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, तो कंसोलिडेटेड लेवल पे रेवेन्यू तो नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि जो आप रॉ मटेरियल हम आज इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम खुद बनाने लगेंगे। लेकिन मार्जिन्स, जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, आज की जो प्राइसेस हैं अमोनिया की और गैस की, उसके हिसाब से $300 से $350 पर टन के मार्जिन ऐसा लग रहा है कि होने चाहिए इनिशियल फेज में। और इसका मतलब फॉर 500,000 टन अमोनिया कैपेसिटी जो एबिटा मार्जिन हैं वो 1000 से 1200 करोड़ तक की रेंज में रहने चाहिए। डीमर्जर्स के बारे में हमको जानकारी दें कि फिलहाल किस तरह से ये पूरे हो रहे हैं, अपडेट क्या है इसको लेकर? अगर हम बिजनेस एफिशिएंसी के लिहाज से फ़ायदा समझना चाहें तो कितना फ़ायदा होगा इस डीमर्जर से, और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट सब्सिडियरीज को लेकर आप कब तक दे पाएंगे? NCLT प्रोसेस इज ऑन, और हमें लगता है कि 6 से 8 महीने लगेंगे इसको कंप्लीट होने में। जहां तक डीलिस्टिंग, सेपरेट लिस्टिंग का सवाल है, इसमें केवल DFPCL विल रिमेन दी ओनली लिस्टिंग कंपनी। सेपरेशन जो हो रहा है वो अभी अनलिस्टेड कंपनीज के लेवल पे हो रहा है, और उनका IPO या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट अगर हम कभी इन फ्यूचर में उन कंपनीज में सेपरेटली रेज कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई इमीडिएट प्लान नहीं है, तो कोई सेपरेट लिस्टिंग नहीं होगी। केवल दीपक फर्टिलाइजर will remain the only listed company. रेवेन्यू मार्जिन प्रोफाइल्स को लेकर क्या गाइडेंस FY24 के लिए आप दे पाएंगे?
देखिए FY24 अभी थोड़ा इट्स अर्ली स्टेज टू गिव एग्जैक्ट नंबर्स, बट देयर आर दो तीन फैक्टर्स हैं. एक तो डिमांड जो है टैन और एसिड सेगमेंट में इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी स्ट्रांग. गवर्नमेंट ने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स अनाउंस किया है उसका इफेक्ट आना चाहिए बोथ टैन और एसिड में. फर्टिलाइजर सेगमेंट में पिछले साल रॉ मटेरियल प्राइसेस ज्यादा होने से हमारा ओवरऑल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 60 से 65% रहा है, तो उसमें बहुत स्कोप है इंक्रीज होने का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. तो वी आर गोइंग टू सी बेटर वॉल्यूम्स इन फर्टिलाइजर. हमने कुछ कैपेसिटीज को अपने डी बॉटलनेकिंग की है. टैन में हमने 45,000 टन की एडिशनल कैपेसिटी हमने ऑलरेडी अनलॉक की है और 45,000 टन की कैपेसिटी अनलॉक होनी चाहिए इस FY24 में. तो उसका भी इफेक्ट हमारे टॉप लाइन पे आएगा. एज फार एज बॉटम लाइन इज कंसर्न, गिवन दैट हम डिफरेंशिएशन और बहुत प्रोडक्ट इनोवेशन और नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, तो हमारे मार्जिन्स वहां से और इम्प्रूव होंगे. अगर टॉप लाइन उस लेवल पे रहता है तो भी मार्जिन्स इम्प्रूव होने का बहुत अच्छा चांस है. भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए. हम आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ अब शेयर इंडिया के हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह जुड़ गए हैं. रवि, दीपक फर्टिलाइजर में क्या कहेंगे आप, किस तरह का नजरिया बन रहा है? देखिए कविता जी, जिस हिसाब से आपने मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पूछे काफी हद तक क्लियरिटी मिलती है. और ओवरऑल अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझा जाए तो बजट में जो स्कीम्स अनाउंस हुई है उसका तो फायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कैप उसको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो पीछे अगर देखते हैं तो वो रेवेन्यू और मार्जिन भी काफी इंक्रीज होते हुए नजर आए. ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी अच्छा है. दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं चार्ट पे अगर कोशिश करें फाइंड आउट करने के लेवल, तो मुझे ऐसा लगता है कि 750 तक के लेवल्स आपको 3 से 6 महीने में इजीली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं. और कोई भी डिप या फिर अगर करंट लेवल्स पर भी देखा जाए तो यहाँ पर आप बाइंग की पोजीशन या फिर इन्वेस्टर अपने पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 750. ऑलराइट, शुक्रिया रवि तमाम डायरेक्शन दर्शकों को देने के लिए इस स्टॉक पर. अब बात उन शेयरों की जो खबरों